हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम NFSU NFAT 2023 यूजी में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो वो दोनों वीडियो आपको देख लेनी है। लेट्स स्टार्ट विद तो अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं एनएफएसयू एनएफएटी 2024 की, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, इसके साथ ही साथ टॉपिक वाइज पर्टिकुलर एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है और आप एग्जाम देने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू join our course. Links are in the description, everyone. So let's start today's class with question number 21. Question number 21 जो पूछ रहा है, which of the following is not a step in atomic absorption spectroscopy? So atomic absorption spectroscopy को हम AAS से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। सो क्या फॉलो नहीं होता है atomic absorption spectroscopy में? So a solution is vaporized or atoms absorb light, a calibration curve is constructed, particles are absorbed onto stationary phase। तो इसका करेक्ट आंसर है particles are absorbed onto stationary phase। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके क्रोमेटोग्राफी से है। ये जो स्टेटमेंट है आपकी क्रोमेटोग्राफी से है। क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज होता है, वो पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करता है। जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें सोल्यूशन वेपोराइज भी होता है। जो एटम्स होते हैं वो लाइट भी अब्जॉर्ब करते हैं और हमें एक कैलिब्रेशन कर्व भी बनाना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि कितना अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बनती है, एएएस में बनती है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स एनालाइज इज वेपराइज्ड। इसके अलावा जो अब्जॉर्प्शन है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स में होता है। जब पर्टिकुलर वेवलेंथ्स में होता है तभी हम आइडेंटिफाई करते हैं अनआइडेंटिफाइड एटम्स को या अनआइडेंटिफाइड सैम्पल्स को। The absorption of light is measured and used to determine the concentration of analyte. Concentration analyte का आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सा एनालाइट है ये भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू। इसके अलावा लास्टली हम एक कैलिब्रेशन कर्व कंस्ट्रक्ट करते हैं टू एक्सप्रेस एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द आयन दैट गिव्स अ ग्रीन कलर इन अ फ्लेम टेस्ट एंड forms a blue precipitate with OH is so Ca2, Cu2, BaFe। so इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉपर आयन। सो कॉपर आयन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जो कॉपर आयन है, इट गिव्स ग्रीन कलर इन अ फ्लेम टेस्ट एंड इसके अलावा वो ब्लू प्रिसिपिटेट देता है हाइड्रोक्साइड आयंस के प्रेजेंस में। नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनेशन Now, this characteristic of coloration and precipitation reactions are often used in the qualitative analysis to identify the presence of copper ions in a solution। जब कभी भी हमको ये टेस्ट करना होता है कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कॉपर आयन है या नहीं है, तो हम इस तरीके के कलर टेस्ट या फ्लेम टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कुड the presence of a carbon monoxide in a solution be determined? So carbon monoxide को solution में कैसे determine करोगे? Option क्या कह रहा है? It forms a white precipitate with silver nitrate solution which is insoluble in HNO and no reaction with barium chloride. It forms yellow precipitate with silver nitrate and a white precipitate with barium chloride. Both precipitate dissolves in nitric acid. It forms a white precipitate with both, है ना, AgNO3 and BaCl2, और जो कि क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है HNO3 में। It does not react with AgNO3. It forms a white precipitate with BaCl2 solution and it is insoluble in HNO3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है it does not react with AgNO3, that is silver nitride, and it forms a white precipitate with barium chloride solution which is insoluble in nitric acid। ठीक है, so this is the correct answer, everyone. Now carbon monoxide does not react with silver nitrate, but it forms a white precipitate with barium chloride solution. Now this white precipitate is insoluble in nitric acid। Next question, question number 24, gravimetric analysis would be the best method for the determining of the
क्वांटिटी ऑफ, किसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ट है? इथेनॉल इन वाइन, सॉल्ट इन चिकन सूप, ब्लीच इन हाउस होल्ड क्लीनर या इथेनोइक एसिड इन विनेगर। सो इसका करेक्ट आंसर है ब्लीच इन हाउस होल्ड क्लीनर। सो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से हम हाउस होल्ड क्लीनर में कितनी ब्लीच है ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड जिप्सम, क्लोरीन एंड चारकोल, सोडा ऐश एंड लाइम, लाइम एंड क्लोरीन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइम एंड क्लोरीन। लाइम एंड क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। हम घर में एक्सटेंसिवली ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ये किससे बनता है? लाइम से बनता है, क्लोरीन गैस से बनता है। और ये जो रिएक्शन है क्लोरीन गैस, वो किस पे क्या प्रोड्यूस करती है? ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? सो बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एंड बर्निंग ऑफ कोल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी एक केमिकल रिएक्शन नहीं है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक तरीके का कन्वर्जन है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। किसी भी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाकी सारे के सारे एक केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट? ग्रेफाइट, सिलिका, डायमंड और आयरन ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है ना। ग्रेफाइट कॉमनली यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, विच अलाउज पार्टिकल्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर easily, and this property reduces friction between the surface which connect the other surfaces, ठीक है। surfaces पे यूज करते हैं जो अलग अलग surfaces को कनेक्ट करता है, इसी वजह से एक तरीके का इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गोबर गैस कंटेन्स मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। मीथेन कंटेन करता है एज अ बायोगैस, हम इसको यूज़ करते हैं, इसे हम बायोगैस भी कहते हैं। मीथेन है गोबर गैस, बायोगैस। ये कंपोज्ड होता है मीथेन से, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एनिमल डंग। गोबर से बेसिकली बनता है, इस वजह से इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर वेस्ट, गोबर और सीवेज से हम मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। Next question, question number 29, which thermometer is used to indicate the lowest temperature? So clinical thermometer, gas thermometer, alcohol thermometer, resistant thermometer. So जो gas thermometer होता है वो lowest temperature को भी indicate करता है। So option gas thermometer is the correct answer. Gas thermometers are typically used to measure very low temperatures including cyanogenic temperatures. These temperatures relay on the properties of gases such as helium and hydrogen which undergo changes in volume or pressure with temperature variations. इसी वजह से जो गैस थर्मोमीटर्स हैं वो किसी भी तरीके के क्रिटिकल टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which one among of the following polymers is used for making bulletproof material? So bulletproof material बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीअमाइड। सो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीथीन। जो एडवांस्ड पॉलीथीन होते हैं जिसको हम HDPE कहते हैं, जिसका मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन, जिसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट बुलेट प्रूफ मटेरियल्स, ठीक है। नाउ दीज मटेरियल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस दैट मेक्स देम सूटेबल फॉर द एप्लीकेबल यूज्ड इन बैलिस्टिक्स प्रोटेक्शन या फिर वाटर प्रूफ वेस्ट या आर्मर्स बनाने के लिए। Next question, question number 31, the pH of fresh groundwater slightly decreases upon exposure to air because carbon dioxide from air is dissolved in the water, oxygen from the air is dissolved in the water. The dissolved carbon dioxide of the groundwater escapes into air, the dissolved oxygen of the groundwater escapes into air. So इसका correct answer क्या है? Carbon dioxide from the air dissolves in the वाटर, इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो स्लाइटली
क्या करता है, पीएच डिक्रीज करता है ना. सो व्हेन ग्राउंड वाटर इज एक्सपोज्ड टू एयर इट कैन अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. दिस डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड. इसी वजह से जो पीएच है वो स्लाइटली लो हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनेशन. Next question, question number 32. The micronutrients provided by inorganic fertilizers are carbon, iron, boron, magnesium, manganese and sulfur, magnesium, zinc and iron, nitrogen, phosphorus and potassium. So इसका correct answer है nitrogen, phosphorus and potassium. ये किस में use होते हैं, inorganic fertilizers में, which provides essential micronutrients to plant, that is nitrogen, phosphorus और potassium. ये क्लास 8th के बच्चे भी पढ़ते हैं, जिसे हम NPK फर्टिलाइजर भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. द एडिशन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम increases the atomic mass of the atom, decreases the atomic mass of the atom, increases the change on the nucleus, increases the charge on the nucleus or decreases the charge on the nucleus. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, it increases the atomic mass of the atom. It increases the atomic mass of the एटम, राइट. जो अटोमिक मास है एटम का वो किससे डिटरमिन होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से न्यूक्लियस में. इसी वजह से जब न्यूट्रॉन्स, whenever the neutrons have mass approximately equal to the protons, and adding extra neutron to the nucleus will increase the atomic mass of the atom without affecting the चार्ज तो सेम ही रहेगा लेकिन जो अटोमिक मास है वो इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. Which among the following is metalloid? Tin, silver, iodine या arsenic? So arsenic is the correct answer. A metalloid is a particular element that has properties of intermediate between metals and non-metals. इसी वजह से arsenic is the correct answer क्योंकि ये दोनों ही तरीके के characteristics contain करता है and इसी वजह से ये एक metalloid है. Next question, the freezing point of water at 360 mm pressure is 0 K, 273 K and 273 degrees minus 273 degrees. So correct answer is 273 degrees. जो freezing point है water का pressure पे 760 mm Hg. It is also known as standard atmospheric pressure. ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन होता है. इसी वजह से 273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. सबको पता है इसका काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली जो सर्कुलेट करता है वो ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है. ओके. Next question, 37 question. Which of the following is not a component of the immune system? बहुत easy questions है. Tonsil, spleen, liver and lymph nodes. जो liver है वो हमारे immune system से related नहीं है. spleen है, tonsil है and lymph node है. tonsil कैसे है, जब कभी भी आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो आपके tonsils फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा immune fight चल रहा है ना. lymph nodes तो फिर है ही location antigen antibody fight का, राइट. स्प्लीन भी आपकी वाइट ब्लड सेल्स क्रिएट करती है, वाइट ब्लड सेल्स से रिलेटेड है, इस वजह से स्प्लीन भी इंक्लूडेड है बट लिवर इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ complex organic molecules into simpler forms in the environment? तो of course decomposers को ही हम कहते हैं क्योंकि ये complex molecules को simple molecules में convert करते हैं. ये एक तरीके के बैक्टीरियाज हैं, फंगी हैं या कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि complex organic molecule को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन यूज ऑक्सीजन व्हेन इट इज प्रेजेंट एंड कंटिन्यू टू ग्रो विदाउट इट? obligate anaerobes, free radicals या fluctuative anaerobes? So fluctuative anaerobes is the correct answer क्योंकि जो fluctuative anaerobes होते हैं ये एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी प्लेस पे ग्रो करते हैं in the presence and absence of oxygen. When oxygen is present they can use aerobic respiration to generate energy या फिर oxygen नहीं है तो वो anaerobic respiration करते हैं to generate energy. Next question, question number 40. What is the process by which plant releases excess water vapor through their leaf is called as transpiration? Very easy question है ना.
किससे करते हैं ट्रांसपीरेशन? एक छोटे छोटे विंडोज होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब स्टोमेटास क्लोज होते हैं वाटर लूज होता है। जब स्टोमेटास ओपन होते हैं वाटर लूज करता है प्लांट। जब स्टोमेटास क्लोज होते हैं वाटर लूज नहीं करता है प्लांट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। सो दिस इज द 40th क्वेश्चन एवरीवन। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। सो आप प्लेलिस्ट देख लेना, पुरानी सारी वीडियोस देख लेना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल आपको लगी है तो क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी हो और आप अपने दोस्तों के साथ अपने फेवरेट कैंपसेस में एडमिशन ले सकें एनएफएस। ओके, दैट्स अबाउट इट एवरीवन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे है, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके।